ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डी ऑर्बिटल के ऊपर डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज के ऊपर हमने एनालिसिस किया था। ओके, उससे हमें जैसे उससे पहले की थियरी में हमने देखा था क्या कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे बढ़ रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, और उसके साथ साथ हम एटोमाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी देखा था कि जो एंथैल्पी है वो भी बढ़ रही है, फिर वापस क्रोमियम पे मैक्सिमम होके वापस कम भी हो रही है एंड ऑल, वो देखा था। कल हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, साइज की बात की थी, राइट? ओके, तो उसमें हमने मेनली दो चीज़ है, एटॉमिक साइज की जब बात आए तो मेनली दो कंसेप्ट याद रखने हैं। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। तो हमने शील्डिंग इफेक्ट भी डिटेल में समझा था। डन। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? 11th में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल मीनिंग ये होता है कि आयन बनने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके, क्यों एनर्जी देनी पड़ेगी हमने एक्सचेंज समझा था। जैसे कि आयन, ओके, जैसे हम जनरल एग्जांपल क्या लेते थे, सोडियम, ओके, तो से सोडियम है हमारे पास, तो सोडियम है 11, सो कितना होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये होता है सोडियम। और उसको हम एनर्जी, देखो गिव एंड टेक होता है, अगर हम एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो एनर्जी देगा, वैसे ही होता है। ओके, सो यहाँ पे हम एनर्जी, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। इलेक्ट्रॉन मतलब हमें देने वाला है, वो लूज करेगा मतलब हमें मिलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन वो हमें देने वाला है, तो हमें उसको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी जो हम दे रहे हैं, उसको एनर्जी हम दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनर्जी, मतलब ऐसे हथौड़ा मारना मतलब क्या है, एनर्जी दे रहे हैं और से गर्म कर रहे हैं। इन शॉर्ट सिंपली क्या कर रहे हैं, हम उसको हीट दे रहे हैं। ओके, सो ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर नॉन मेटल का केस हो तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हम उस केस में इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, तो वो हमें रिटर्न में क्या देगा, एनर्जी देगा, एंथैल्पी देगा। उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है ना, 11th में हमने देखा था। क्यों? क्योंकि दोनों में आयन ही बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर Na में से बन जाएगा Na+, और वहां पर नॉन मेटल के केस में सपोज Cl में से बन जाएगा क्या, Cl-। भाई दोनों में आयन ही बन रहे हैं, तो एक को आयनाइजेशन एंथैल्पी, अरे दोनों को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे तो मिक्स नहीं हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं चलेगा। इसीलिए मेटल्स के केस में हमने बोला ये एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी, और नॉन मेटल के केस में अगेन वही एनर्जी के मतलब अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं तो वो हमें एनर्जी देगा, वही एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। डन। तो ये बेसिक, नाम चेंज नहीं करते तो फर्क पड़ता ना, दैट्स व्हाई हमें नाम चेंज करना पड़ा। अगर नॉन मेटल के केस में भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसा ही बोलते तो पता कैसे चलता कि तुम पॉजिटिव आयन बना रहे हो या नेगेटिव आयन बना रहे हो। ओके, सिर्फ ऐसा बोल दे कि कई, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H+ भी होता है और H- भी होता है। अब मैं बोलूं कि अगर पता ही ना चले कि कौन सी एंथैल्पी है, ओके, दोनों के लिए मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूं, तो मीनिंग क्या है उसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी कोई एक वैल्यू दे दी, सपोज 100 जूल, तो ये 100 जूल क्या है, H+ बनने वाली एनर्जी है, या जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तब वो हमें एनर्जी देगा, वो 100 जूल है, पता नहीं चलेगा। ओके, सो सेम वर्ड यूज करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, इसलिए हमने सिर्फ नाम अलग किया, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट कि भाई अगर हम एनर्जी दे रहे हैं और वो हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमने जो एनर्जी दी उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उसके ऑपोजिट अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो हमें एंथैल्पी देगा, ओके, एलिमेंट, तो उसको हम बोल देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वही चीज, है वही चीज, एक इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी लो, या फिर एनर्जी लो इलेक्ट्रॉन दो, यही एक्सचेंज होने वाला है। ओके,
बट दोनों केस में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल नहीं सकते क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए वहां पे अलग से नाम दे दिया, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअल में है वही चीज, आयन बनने के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डन। तो ये तो एक रिवीजन हुआ कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। डन। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें किसकी देखनी है, डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सारी देखनी है, सेकंड और थर्ड भी देखनी है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट तो देखें। ओके, सो डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें देखनी है। तो फर्स्ट सीरीज हमारी कौन सी है, देखो हमने ट्रिक तो देखी ही थी, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो कौन कौन खा रहा था, हम खा रहे थे, मतलब एटॉमिक साइज क्या होगी, धीरे 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 पीरियड में क्या होगी, कम होगी। ओके, सो से एटॉमिक साइज ऐसे करके कम हो रही है, अंडरस्टूड। ओके, सो ये सपोज हमारा हो गया कौन से, ये हो गया हमारा स्कैंडियम। ओके, फिर सपोज ये टिटेनियम, वेनेडियम, ऐसे ऐसे करके साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। डन। ओके, अब हमें पता है क्या, सपोज स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है। सो हमें पता है अगर एटॉम की साइज कम होगी तो क्या लग रहा है, ये हमें पता ही है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, क्या अगर एटॉम की साइज, अगर मैं बात करूं किसके, स्कैंडियम एंड से मैंगनीज, तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा मैंगनीज। करेक्ट। क्यों, क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज क्या है, कम है। एटॉमिक साइज कम है मतलब हम इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा भाई, हमने लास्ट थियरी में भी देखा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही होगा वो। ओके, वैलेंस ऑर्बिट में से ही निकलेगा। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। एटॉमिक साइज कम हो रही है, ओके, तो वो बढ़ रही है, तो इनवर्सली रेसिप्रोकल में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं, लेकिन उतना इजी, मतलब उतना सिंपल नहीं है। इजी तो है ही, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंज है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो हमें देखना है। नहीं तो ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके थे 11th में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप में साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से, न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब ऐसे थोड़ी एनर्जी देंगे और वो निकल जाएगा, थोड़ी एनर्जी से भी निकल जाएगा। लेकिन ये लिथियम को ऐसे ही निकालना हो तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब अच्छे से चिपका हुआ है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ। ओके, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो बेसिक हमें पता है क्या, कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, मतलब देने के लिए, मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी का ही नाम क्या है, एंथैल्पी इज अ फॉर्म, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया है। तो हम एनर्जी को ही एंथैल्पी भी बोलते हैं, एंट्रोपी भी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है ना। ओके, हीट है तो वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, सो वन टर्म है क्या, एंथैल्पी, हमें सेकंड लॉ से मिलती थी, फर्स्ट लॉ से हमें एक प्रॉपर्टी मिली थी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। मतलब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ किसकी बात कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट लॉ से हमें इंटरनल एनर्जी मिली थी, सेकंड लॉ से हमें एंथैल्पी मिली थी, H इज इक्वल टू U प्लस PV, याद है ना। सो दैट H इज एंथैल्पी, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। सो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि एटॉमिक साइज अगर कम होती है, कम होती जा रही है, तो ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये हमारा जनरल परसेप्शन है और वो सही भी है। ओके, जो एक्सेप्शन है, जो थोड़े बहुत चेंजेस है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये तो हमें पता ही था, ये तो हमें पता था कि अगर ग्रुप में तुम ऐसे जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ रही है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। वैसे ही अगर पीरियड में जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज कम हो रही है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। रीजन उसके हमें पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। डन।
ये हो गया बेसिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा। फिर पीरियड में और ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक साइज, वो हमने डिस्कस किया। देन सेकंड हो गया। थर्ड हमें ये देखना है कि अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में ये जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी कंपेयर में अगर दूसरे कोई पीरियड्स की बात करें, मतलब डी ब्लॉक के अलावा कोई सपोज पी ब्लॉक के पीरियड में कोई हम पीरियड उठा ले और उनकी बात करें, तो उनमें ये जो एटॉमिक साइज का डिक्रीज देखने को मिलता है ना, उतना ही एटॉमिक साइज का डिक्रीज डी ब्लॉक के पीरियड्स में देखने को नहीं मिलता। क्या बोल रहा हूं बता रहा हूं, देखो जैसे कि हमारा यही है अभी जो हमने किया था, ओके यही है ऐसा समझो, इसको अभी मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके तो यही है हमारा SCTI। अब ये पूरा जाएगा कहां से, ये 3D1 है, ये 3D1 है, 2 3 4 जिंक तक चला जाएगा जहां पर 3D10 हो जाएगा। ओके ओके अब उसके बाद ये कौन सा पीरियड है, दिस इज पीरियड नंबर 4th 4s2 3D1 था ना, तो पीरियड कौन सा है 4th, 4 5 6 7 4 सीरीज है ना हमारी। ओके सो 4th पीरियड है। अभी 4th पीरियड में लास्ट में डी ऑर्बिट में कौन सा है, जिंक, 3D10 जिंक। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कौन सी होगी, पी होगी। 3p तो ऑलरेडी फिल्ड है, 4s फिल कर दी है, तो अब 4p आएगी, तो वहां पे कौन आएगा 4p1, फिर 4p2 4p3 लाइक दैट। ओके सो 4p1 4p2 जैसे कि हमारे 3p1 3p2 वो सब कौन थे, जैसे कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 3s2 मैग्नीशियम मतलब एल्यूमिनियम से स्टार्ट हो रहे थे। डन। सो 3p1 वो कौन था, एल्यूमिनियम। 3p2 वो कौन था, सिलिकॉन। ओके फिर फास्फोरस सल्फर वो सब हमें पता है। ओके तो वैसे ही 4p1 4p2, तो इसको ही हम आगे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन है। ओके सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इसके बाद जो होगा वो कौन होगा, 4p1। वहां पर भी कौन तो हम भाई ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा ना, यही कौन नीचे जा, यही कौन आगे जा रहा है, तो यही कौन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं वैसे। ओके सो ये जो है उसके बाद ये वाली सीरीज है, क्यों, क्योंकि जिंक जैसे ही खत्म होगा तो हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा वही पीरियड में 4 में, तो ये 4p1 हो गया। फिर यहां से हो गया क्या 4p2, फिर यहां से हो गया 4p3, वैसे करते करते 4p6 पे जाएंगे। ओके तो 4p6 और 4p6 मतलब कौन हो गया हमारा नोबल गैस। डन। ग्रुप नंबर 18, ये ग्रुप नंबर कौन सा था 13 और ये ग्रुप नंबर कौन सा हो गया 18, 13 14 15 16 17 18। अब मैं जो सेंटेंस बोला उसकी बात कर रहा हूं, यहां पर पीरियड में जो एटॉमिक साइज का डिक्रीज हो रहा है सेम डिक्रीज यहां पर देखने को नहीं मिलता, मतलब दोनों में डिक्रीज में फर्क है, तो कहां ज्यादा हो रहा है और कहां कम हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके दोनों में मतलब ऐसा है ना कि यहां से स्कैंडियम से टिटेनियम में गए, मतलब ये डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज का ये एक्सचेंज है, मतलब पहला एलिमेंट है हमारा स्कैंडियम, दूसरा है टिटेनियम। वैसे ही पी ब्लॉक में 4th पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट होगा वो और फिर सेकंड एलिमेंट होगा वो। यहाँ पर जो एटॉमिक साइज का चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो एटॉमिक साइज का चेंज हो रहा है मतलब परसेंटेज में चेंज। ओके कि भाई 100% था तो 90% हो गया, या ये 100% है तो ये 90% हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने रिजल्ट तो तुम्हें बता दिया कि सेम डिक्रीज इन वॉल्यूम और से एटॉमिक साइज हो रहा नहीं है। क्यों सेम डिक्रीज इन एटॉमिक साइज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें, ये तो समझ में आ गया, अगर यहां पर हम बात करें तो क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे इसकी बात करें, किसकी, इस साइड लिखता हूं मैं। सबसे पहले हमारा जो डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है उसकी बात करते हैं। तो क्या हो गया, से n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 4s2 आ गया वहां पर, 4s2 यहाँ पर आ गया है 4s2। अब 4s2 के बाद यहाँ पर हम क्या डालेंगे 3d1। डन।
3D1, 3D2, 3D3 वही सब डालेंगे। और ये वाला जो p ऑर्बिटल है वो यहाँ डाल रहा हूँ। ओके, सो p ऑर्बिटल हमने वापस यहाँ पर, मतलब जो आगे वाली ये सीरीज है उसकी बात कर रहे हैं। सो अगेन n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। डन। तो ये 4 आ गया है, तो ये क्या है, सपोज यहाँ पर 4p। डन। ये 3D1 था, तो सपोज ये क्या है, 4p1। एटॉमिक साइज हम डिसाइड कैसे करते हैं, न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस ऑर्बिट तक की साइज। ये न्यूक्लियस यहाँ पर है और वैलेंस ऑर्बिट तो मेरी कौन सी है, S4s है हमारी, ये वाली है लास्ट में, लेकिन हम डाल रहे हैं बीच में 3D1, 3D2, 3D3। यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस वाली कौन सी है, 4p है। सो डाल रहे हैं हम कहाँ, वहीं पे डाल रहे हैं, 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, तो वहीं पे डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पर डिस्टेंस सेम हो रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम। डिस्टेंस सेम ही रह रहा है, 4p1 हो, 4p2 हो, 4p3 हो। डिस्टेंस कहाँ से डिस्टेंस, वैलेंस शेल का और से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से साथ डिस्टेंस जो है वो सेम रह रहा है, लेकिन चार्ज बढ़ रहा है। कल ही बताया था, रोप टग ऑफ वॉर 10-10 लोग हैं और 100-100 लोग हैं, तो भले ही चलो कोई भी साइड में नहीं जा रहा, अगर 9-10 है तो 10 वाले साइड चला गया, 11-10 है तो 11 वाली साइड चला गया, और वहां पर भी 100-100 है, यहाँ पर भी 10-10 है, मतलब किसी साइड नहीं जाएगा, किसी साइड नहीं जाएगा। लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि ये 10-10 वाले सपोज 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 100-100 लोग, भले ही कोई जीत नहीं रहा हो, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका ज्यादा है। ओके, तो वो 50 की कंपेयर में सपोज 200 न्यूटन फोर्स लगा है। ओके, तो वही कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, वो ज्यादा है। वो क्या है, ज्यादा। अब क्यों ज्यादा है, यहां पर भी वैलेंस 4, n इज इक्वल्स टू 4, यहां पर भी n इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। हमने कल ही देखा था, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो एटॉमिक साइज छोटी हो जाती है, और एटॉमिक साइज बढ़ती कब है, जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट आ रही है। ये लोग जब हम डाल रहे थे 4p1, 4p2, 4p3, तो डायरेक्टली वैलेंस में ही डाल रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट का केस यहाँ पर नहीं है। मतलब जो आगे फिलअप हुए हैं उसकी वजह से जो लग रहा है वो तो ठीक ही है, वो तो है ही। ओके, वो तो सब में लगेगा, लेकिन यहाँ पर 4s2। ओके, और शील्डिंग इफेक्ट हमेशा हम किस में देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और हम बीच में डाल रहे हैं 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, वैसे डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारे इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं, ये लोग भी अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेंगे न्यूक्लियस के साथ, और ये नेगेटिव चार्ज और ये वाले नेगेटिव चार्ज, ये लोग इनको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दोनों नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो एक तो अट्रैक्शन कम कर दिया और वापस अट्रैक्शन कम तो किया, लेकिन रिपेल भी किया, मतलब एटॉमिक साइज वैसे ही बढ़ा। अट्रैक्शन कम भी हुआ और एटॉमिक साइज भी बढ़ गई। डन। तो कहने का मीनिंग मेरा क्या था, अब समझ में आ गया कि दोनों में ही एटॉमिक साइज कम होगी, लेकिन ज्यादा एटॉमिक साइज का डिक्रीज किस में मिलेगा, डी में या पी में? डिक्रीज ज्यादा किस में मिलेगा, डी में या पी में? डिक्रीज, हाँ, पी में, करेक्ट, पी में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, हमारी शील्डिंग इफेक्ट है, और वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूअस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहीं भी बढ़ रहा है भाई, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बढ़ रहे हैं, लेकिन अगेन शील्डिंग इफेक्ट का केस वहां पर नहीं है ना। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो हमने क्या क्या देखा स्टार्टिंग में? पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है वो समझा, फिर हमने समझा ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा, वो हमने समझा कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर हमने बात की किसकी, कि ये जो सपोज फोर्थ पीरियड ही हम ले ले, तो फोर्थ पीरियड में हमारी फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक की, एंड फोर्थ ही पीरियड में हमारा पी ब्लॉक है, तो वहां पर जो डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा डिक्रीज हो रहा नहीं है, ड्यू टू डिफरेंट रीजन। वहां पर रीजन क्या है,
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पर रीजन क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, अगेन शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, वहां शील्डिंग इफेक्ट कम है। डन, अंडरस्टूड, ये 3 बातें समझ में आ गई। डन। अब हम समझते हैं हमारे डी, ये सब सर इसमें कहाँ घुसेड़ दिया, अरे जरूरी था इसलिए। ओके, अब तुम इजीली को रिलेट कर पाओगे जो भी हम बात करने वाले हैं वो। ओके, सो अब हम बात करते हैं मेनली हमारे डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज की। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। सो स्कैंडियम पूरा लिख दें हम। ओके, SCTIVCR मने फे ओ नी CU एंड Z। डन। ओके, ये हमने लिख दी। अब क्या है यहाँ पर, आर्गोन तो है ही, आर्गोन तो है ही, 4s2 3d1। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4s2, सब जगह 4s2 तो है ही। ओके, फिर भी लिख देता हूँ, चलो 4s2 3d2, फिर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चलो अच्छा यार, चलो यार जरूरत पड़ेगी बाद में इसलिए लिख रहा हूँ। ओके, 4s2 3d4, 4 सॉरी यस क्रोमियम आ गया। ओके, सो 4s1 3d5। ओके, 4s2 3d5, then 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 4s2 and 9, लेकिन 1 and 10 हो जाएगा, 3d10 and 4s2 3d10। ये हमें पता है। डन, ये सारी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। अब बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, डिफरेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है। इसमें से जेईई नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज हमें नहीं होना है क्योंकि लॉजिकल रट्टा नहीं मारना है। ओके, सबसे पहले अभी एक और चीज पहले बता दूं, क्या डिफरेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर अगर एक निकाल लिया, ओके, फिर दूसरा निकाल रहे हो, उसके लिए जो एंथैल्पी, उसके लिए भी एनर्जी देनी पड़ी, उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड अभी और तीसरा भी निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। डन। ओके, हमने ये भी पढ़ लिया है 11th में, क्या कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, क्यों, वो ज्यादा नजदीक होगा। करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जनरली क्या होगी, जनरली की बात है, जनरली क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया है, वो ज्यादा नजदीक होगा। और सपोज हम बोले सर ज्यादा नजदीक हर केस में नहीं होता, हाँ बात भी सही है, हर केस में ज्यादा नजदीक, जैसे यहाँ पे से निकालूंगा तो निकलेगा कहाँ से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल कौन सा है, 4s, तो 4s में से निकलेगा 4s1 और यहाँ से भी निकलेगा 4s1, सगा नजदीक कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा मतलब 4s1 और दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी 4s0 हो जाएगा, 4s2 से 4s1 हुआ, 4s1 से 4s0 हो गया, तो नजदीक तो हुआ ही नहीं सर। हाँ, नजदीक तो नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन वहीं का वहीं है, तो ज्यादा प्रोटॉन। अब देखो 10-10 वाला केस था, लेकिन अब 10 और 8 वाला केस है, तो 10 लोग खींच लेंगे ज्यादा फोर्स से, समझ में आया। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे पहले, लेकिन अब हमने 2 कम कर दिए हैं, तो 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो ऑब्वियसली ज्यादा खींच लेंगे उनको, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, छोटा। एटॉमिक साइज छोटा हो गया मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। डन, समझ में आ गया, पक्का। तो वैसे ही है, अभी पहले क्या था, 10-10 था, फिर 10-9 हुआ, तो 10-9 हुआ तो एटॉमिक साइज छोटा हुआ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली वाली जो आई है वो बढ़ गई, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी मिली हमें। ओके, वो जो मिली, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब 10-10 थे, फिर 10-9 हुआ, अब 10-8 हुआ,
तो एटॉमिक साइज क्या हो गई, और छोटी हो गई, और छोटी हो गई। क्यों छोटी हुई? भले ही उसकी साइज मतलब वो ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट सेम रह रही हो, लेकिन फिर भी देखो 4s2 में से दोनों निकल गए, तो अब तो एनर्जी लेवल ही कम हो गया ना, 3d पे आ गए तुम डायरेक्ट। समझ में आया? तो एटॉमिक साइज छोटी ही हो गई। लेकिन कंपेयर भी अगर करें हम कि सर पहले 4s1 में से निकला, फिर 4s2 में से 4s2 में से निकल गया तो वैलेंस 3d बन गई, तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली कम ही हो गई, वो तो हमें पता चल रहा है। लेकिन डिफरेंस मतलब कम ना भी हो, ओके, जैसे 4s2 निकाल दिए, अब तो निकलेगा कहां से? जैसे मैंगनीज है हमारा, तो मैंगनीज कहां से क्या होगा? अरे भाई +7 तक जाता है। कहां तक? +7 तक होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि 2 तो निकाल दिए, तो 2 कहां से निकले? 4s2 में से निकल गए। अभी एक और निकालना है, Cr+3 बनाना है, तो वो कहां से निकलेगा? 3d में से एक निकल गया, सॉरी Cr बोल रहा हूं, मैंगनीज +3 बनाना है, तो वहां से 3d में से निकल गया। मैंगनीज +4 बनाना है, तो अगेन 3d में से निकलेगा। अब हम बोलेंगे सर ये तो सब कुछ 3d में से ही निकल रहा है, लेकिन वही केस अब यहाँ आता है, क्या कि भाई पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, लेकिन अभी 10 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो वो खींचे चले जाएंगे, मतलब एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। S और D में तो हमें पता चल रहा है कि n = 4 है, और फिर n = 3 पे आ गए हम, 4s2 से 3d पे आ गए हैं, तो n कम हो गया, ओके। तो वो तो एटॉमिक साइज कम हो रही है, दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर एटॉमिक साइज वैसे दिखाई ना दे, फिर भी कम तो हो रही है। क्यों? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। डन? ओके। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, और उससे भी ज्यादा होती है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जनरल केस में। जनरल केस में वो भी हमने पीरियड में और ग्रुप में जो बोला, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब जनरल केस है, बट जनरल केस पूछते नहीं है। जनरल केस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे, मोस्टली नहीं पूछेंगे, ओके। वहां पर जो चेंजेस है, जो एक्सेप्शन है, जो जनरली नहीं होता वैसा चीज है, वही पूछेंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके। सो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन क्या किया? निकाल लिया। तो कहां से निकलेगा भाई? 4s1, ओके, s में से ही निकलेगा, तो ये क्या हो गया? 4s1, और ये बन क्या गया? स्कैंडियम +1। डन, ओके। फिर यहां से टिटेनियम प्लस बनेगा, सो ये क्या हो जाएगा? ये भी 4s1, ओके। अगेन तुम्हें पता है यहां जो एनर्जी देनी पड़ेगी और यहां जो एनर्जी देनी पड़ेगी, कौन सी ज्यादा होगी? टिटेनियम की, टाइटेनियम की ज्यादा होगी, पता है। जनरल केस ही है, एटॉमिक साइज कम हो रही है इसलिए, ओके। देन वेनेडियम, तो वेनेडियम के केस में क्या हो रहा है? अगेन वो भी 1 निकल गया, तो वेनेडियम प्लस बन गया, और वो क्या गया? 4s, यहाँ पे प्लस प्लस कहाँ लिख दिया? 4s1, 4s1, इसको प्लस लिखो, 4s1 हो गया। डन। 3d तो जितना था उतना ही है, ओके। अब ये भी तुम्हें पता चल गया ना, टिटेनियम से वेनेडियम प्लस होगा, तो किसकी ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी? वेनेडियम की, यस। अब आते हैं हम किस पर? क्रोमियम पर। ये है हमारा पहला एक्सेप्शन। क्या? कहां से निकलेगा? एस में, वहीं से निकलेगा। 4s1, भाई ये तो रेडी ही बैठा है, कोई आओ और ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी 3d5 है, फिर हाफ फील्ड, मतलब हुंड के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होती है वो स्टेबल ज्यादा होती है, तो वो तो रेडी ही बैठा है, कोई आओ और ले जाओ। सोडियम के जैसे, सोडियम के साथ 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अरे कोई आओ और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो ले जाओ, मुझे नियॉन जैसा बनना है, मुझे स्टेबल होना है, इन शॉर्ट। तो ये भी क्रोमियम पहले से फिक्स ही बैठा हुआ है, कोई आए दे दो, ओके। सो यहां पर जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि साइज कम हुआ ना, वेनेडियम की कंपेयर में क्रोमियम की साइज क्या हो गई? कम हो गई, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि और बढ़ेगी, तुमने जो एक्सपेक्टेशन किया है उतनी बढ़ेगी नहीं, मतलब जनरल केस जैसा होगा नहीं। क्यों? वो समझ में आ गया। तो वो बैठा हुआ ही है, 4s1 ही है, तुरंत निकालना ही है उसको, तो क्यों? क्योंकि जैसे ही वो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा।
नहीं, वैसे स्टेबल है मतलब हम प्लस की बात कर रहे हैं ना, अभी भी स्टेबल है, इनकी कंपेयर में क्रोमियम स्टेबल है, लेकिन अभी हम फर्स्ट आयन की बात कर रहे हैं, मतलब स्कैंडियम प्लस, टिटेनियम प्लस, वेनेडियम प्लस, Cr एंड Cr प्लस। अभी कौन स्टेबल है, चलो मान लो एक Cr है और दूसरा Cr प्लस है, ज्यादा स्टेबल कौन सा? Cr प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें 4s है ही नहीं, वहां पर तो 4s थी, तो मतलब 4s1 है, मतलब कोई एक आएगा और उसके साथ बॉन्डिंग करके चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन Cr प्लस के साथ तो कोई बॉन्डिंग जल्दी बनाएगा ही नहीं। क्यों जल्दी बॉन्डिंग नहीं बनाएगा? भाई हाफ फील्ड है। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके। सो इसकी एनर्जी हमारा एक्सेप्शन आ गया है क्या, कि ये जो हम सोच रहे हैं उतनी एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बढ़ेगी नहीं। समझ में आ गया? पक्का? ओके। अब और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचे, ये इसका मैं लिख नहीं रहा हूं, अब सब किसी का नहीं लिख रहा हूं, जहां एक्सेप्शन देखेंगे वहां देखेंगे। अब वापस यहां से यहां गए 4s1, तो 4s1 अभी देखो क्रोमियम की कंपेयर में यहाँ एटॉमिक साइज का देखे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 4s1 तो बढ़ेगी भाई, वैसे भी यहाँ पे कम हो गई थी तो यहाँ पर तो बढ़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 4s1 वो भी बढ़ेगी, यहाँ पे 4s1 वो भी बढ़ेगी, यहाँ पर भी 4s1 वो भी बढ़ेगी, ये अगेन उसके जैसा आ गया। ओके, ये भाई रेडी ही बैठा है कि कोई आओ और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर जाओ तो मेरा 3d10 में स्टेबल हो जाओ। ओके, सो वो उसकी एनर्जी अभी निकल से कॉपर, निकल के बाद कॉपर जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम हो रही है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेकिन हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि भाई बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी नहीं। डन? समझ में आ गया? तो ये हो गया कॉपर का। और फिर वापस जिंक में क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज कम हो रही है इसलिए। डन? ये हो गया हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस। डन? पक्का? ओके। अब बात करते हैं हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस। किसका? चलो सेकंड का करें तो अभी कंप्लीट ही हो जाएगा, तो पहले थोड़ा बुक का भी देख लेते हैं, लेकिन सब कुछ समझ में आ गया? ओके, चलो। There is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right due to increase in the nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals. Done? बताइए। Table 4.2 gives the values of the first three ionization enthalpies of the first three ionization enthalpies of the first series of transition element. मतलब तीन ionization enthalpy given है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें गिवन है। वो जो कल हमने टेबल देखा था उसी में, वहां पे हम वापस जाएंगे, क्योंकि कल हमने जो देखा उसमें दो कंसेप्ट बाकी थे ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एक था ऑक्सीडेशन स्टेट, वो दो बाकी था, तो वो टेबल में वापस जाएंगे हम चेक करने के लिए सिर्फ। ओके, चलो। सो आगे बढ़ते हैं। These values show that successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the case of non-transition elements. ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया वो, कि जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, सपोज पी ब्लॉक में पीरियड में तुम लेफ्ट राइट जा रहे हो तो जो डिक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा डिक्रीज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और शील्डिंग इफेक्ट कम है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, रिपल्जन ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। ओके, रिपल्जन होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, तो जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा जो नॉन ट्रांजिशन मेटल में देखने को, मेटल बोलो या नॉन मेटल बोलो, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दो। सो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डिक्रीज, जो स्टीपनेस देखने को मिलती है, ओके, जैसे मैंने बताया 4p1 से 4p2 जो है वो सपोज 100% से हो गया 70%, लेकिन यहाँ पर तुम स्कैंडियम से टिटेनियम में जाओगे तो 100% से 70% होगा नहीं, और 100% से 80% 90% होगा। डिक्रीज तो होगा ही, लेकिन उतना नहीं जितना नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो रहे हैं वो। डन? ये हमने पहले डिस्कस किया, वो सेंटेंस है, तो समझना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई डीपली हमने समझा। नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements. वही चीज है। Next, the first ionization enthalpy in general increase होगी, पता ही है, एटॉमिक साइज कम होती जा रही है, एटॉमिक साइज कम होती जाएगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट आल्सो वी हैव सीन। इन जनरल की बात है। ओके,
but the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies for the successive element is much higher along a series. मतलब कि क्या हो रहा है, जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे और जब हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे वो और भी ज्यादा होगी. वो भी तो हमने पढ़ा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपेयर में तुम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो वो तो ज्यादा ही होगी. वो तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी. क्यों ज्यादा होगी? अगेन ये स्कैंडियम है, ये क्या है 4s1 है, ये 4s1 है, स्कैंडियम प्लस है. अब क्या हो जाएगा 4s0 और 4s0 3d1 और ये बन क्या गया स्कैंडियम प्लस 2. डन. तो क्यों सर फर्स्ट से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा क्यों आई? वही केस, स्कैंडियम था सबसे पहले, तो वहां पर क्या था से 21 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में और 21 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. अब तुम स्कैंडियम प्लस बना रहे हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो यहाँ पर तो 21 ही है, लेकिन यहाँ पर कौन हो गया 20. तो स्कैंडियम प्लस से अब तुम स्कैंडियम प्लस 2 पे जा रहे हो. ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, क्योंकि 21 20 को खींच रहे हैं. पहले 21 21 था, अब 21 20 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा अट्रैक्शन है. तो यहाँ से यहाँ आने में जो एंथैल्पी देनी पड़ी थी उससे ज्यादा एंथैल्पी देनी पड़ेगी ना भाई. यहाँ पर अट्रैक्शन तो था लेकिन बैलेंस था. ओके 21 21 था, यहाँ पे अट्रैक्शन और ज्यादा है. 21 लोग 20 को खींच रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली खींचते ही जाएंगे, मतलब ज्यादा फोर्स से खींचेंगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इसकी कंपेयर में स्कैंडियम प्लस 2 बनेगा, यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सिंपल केस है. ओके तो वही चीज बता रहे हैं. नाउ द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है हमारी, उसमें इरेगुलर ट्रेंड जो देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं. दो ऑफ लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस, ये जो चेंज मिल रहा है उसका केमिकल सिग्निफिकेंस बहुत कम है, ऐसा बोल रहे हैं. Can be accounted by considering that the removal of one electrons alters the relative energies of 4s and 3d orbitals. क्या बोल रहे हैं कि 4s और 3d orbitals के बीच में एनर्जी लेवल बहुत कम है. वो तो हमें पता ही है, इसलिए तो क्रोमियम के केस में ऐसा हुआ, कॉपर के केस में ऐसा हुआ. 4s और 3d के बीच में एनर्जी लेवल क्या है, बहुत ज्यादा कम है. इसलिए क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करें, मतलब सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो केमिकल सिग्निफिकेंस इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है. ओके केमिकली वो बहुत ज्यादा डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे नहीं, ऐसा बोल रहे हैं. ओके चलो. You have learnt that when d block elements form ions, ns electrons are lost before n-1 d electrons. वो तो पता ही है, 4s में से 4s2 में से ही जाएगा, फिर 4s1 जाएगा. डन. फिर d में से जाना स्टार्ट होगा. As we move along the period in 3d series, we see that nuclear charge increase from the scandium to zinc, but electrons are added to the orbital of inner subshell 3d orbitals. मतलब वही शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं. ओके these 3d electrons shield the 4s electrons from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. Therefore the atomic radius decrease less rapidly. तो वो तो हमने पहले ही बोल दिया ना कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जितना स्टीपली डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज में, उतना डिक्रीज स्टीपली होगा नहीं. स्टीपली तो होगा, मतलब डिक्रीज तो होगा लेकिन स्टीपली नहीं होगा, रैपिडली नहीं होगा. वही सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी समझ लिया. ओके thus ionization energies increase only slightly along the 3d series. मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन स्लाइटली ही इंक्रीज होगी कंपेयर टू दी कोई नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा. 4p1 से अभी 4p1 से 4p2 वो दोनों की कंपेयर करो, तो 4p1 वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो मतलब वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. 4p2 वाला भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हुई. ओके तो 4p1 की कंपेयर में 4p2 की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, 4p2 की, क्योंकि उसकी साइज ज्यादा छोटी है. डन. ओके तो उसकी साइज ज्यादा छोटी है इसलिए उसकी एंथैल्पी
ज्यादा डिफरेंस होगा 4p1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी और 4p2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो 4p1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंपेयर में 4p2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। मतलब ये जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में वो ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर तुम अगर देखोगे स्कैंडियम और टिटेनियम, तो उन दोनों के बीच के आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो वो जो डिफरेंस होगा वो इतना ज्यादा होगा नहीं, वो तो हमें पता ही है। डन। क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। डन। ओके चलो। सो slightly the doubly or more highly charged ions have d-n configuration with no 4s electrons। तो भाई कई ऐसे हमारे ये डी सीरीज में कई ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें 4s में कुछ रहता ही नहीं है और डायरेक्टली 3d में ही सब कुछ है, dn। ओके मतलब क्या? वही चीज क्या कि 4s अभी तो पता है, अगर डबल कर दिया हमने स्कैंडियम +2 बना दिया तो क्या हो गया? 4s 0 3d 1, तो 4s में कुछ रहा ही नहीं, एटॉमिक साइज और भी छोटी हो गई। और जनरली स्कैंडियम +2 देखने को ही नहीं मिलता, ये भी एक पॉइंट है। क्या सारे फर्स्ट स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे ही +2 शो करते हैं, सारे ही जनरल केस में +2 शो करते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सबको ही दे सकता है। क्यों? s में से ही जाने वाले हैं ना। ओके तो सबको ही दो, लेकिन ये सब में स्कैंडियम एक्सेप्शन है। स्कैंडियम क्या है? एक्सेप्शन तो क्रोमियम और कॉपर होने चाहिए, क्योंकि उनके पास तो एक ही है इसका इलेक्ट्रॉन। तो वो +2 तो आता ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, +2 सबका आता है ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, उनकी तो +2 आता है, +1 आता है। क्रोमियम का नहीं, लेकिन कॉपर का +1 +2 दोनों आता है। क्रोमियम का भी भाई +2 आता है, +3 आता है, +5 आता है। ओके तो वो अभी हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली थियरी नेक्स्ट में है, तब हम देखेंगे। लेकिन यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सबकी +2 आती है। ओके तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे। चलो अभी वो क्या होता है +2 +3, लेकिन हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि Sc+2 जनरली होता नहीं है। क्यों? ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो बाकी है, वो भी वो निकाल देता है। ओके तो वो Sc+3 ही बनता है, वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस देखेंगे। तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 3d1 वाले जो होते हैं, ओके जनरली उसमें 4 मतलब 2 अगर कर दिए तुमने, स्कैंडियम +2 कर दिया तो दोनों 4s में से निकल गए, तो बाकी कौन से रह गए? फिर d वाले ही रह गए। ओके तो वही चीज बोल रहे हैं, ओके कि 4s में से निकल गए तो सिर्फ d वाले रहेंगे। आयंस हैव d⁻n कॉन्फ़िगरेशन, d⁻n मतलब d⁻1 d⁻2 d⁻3। वैसे डबली और मोर हाईली चार्ज मतलब क्या? डबली और मोर हाईली चार्ज, डबली मतलब 2 और उससे भी ज्यादा, मोर हाईली मतलब 3। तो अगर तुम +2 की बात कर रहे हो तो s है ही नहीं, तो है ही नहीं ना। देखो +2 की बात की तो s कहाँ है? निकल गया है। और अगर कहीं पे +3 की बात करो, ओके तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा ना। जैसे कि यहाँ पे +3 स्कैंडियम +3 की बात करो तो भी ये तो 0 ही था भाई, ये तो ये भी चला गया, 3d1 भी चला गया, डायरेक्टली अब 3p आ गया है। समझ में आया? पक्का? ओके तो डबली मतलब स्कैंडियम +2 और मोर हाईली चार्ज मतलब स्कैंडियम +2 से भी ज्यादा +3। तो उस केस में हमें d⁻n ही मिलता है, या फिर 4s2 तो मिलता ही नहीं है। तो बात तो सही है, 4s2 कहाँ मिल रहा है? यही चला गया पूरा का पूरा। तो क्या मिलेगा? d⁻n मिलेगा। d⁻n मतलब d⁻1 2 3। वैसे स्कैंडियम में तो d भी नहीं मिलता। स्कैंडियम के केस में अगर स्कैंडियम +3 बोलो तो d⁻1 भी मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए सारे के सारे। ओके हाँ आर्गोन बन जाएगा अगर ऐसा किया तो, और ऐसा ही करता है जनरली। स्कैंडियम +3 बन जाता है, क्यों? स्टेबल होने के लिए, आर्गोन जैसा बनने के लिए। डन। ओके सो d⁻1 वो कब आएगा? सपोज तुमने टिटेनियम ले लिया, ओके अब तुम इसमें से +2 निकाल रहे हो तो d⁻2 बाकी रहा, +3 निकाल रहे हो तो भी d⁻1 बाकी रहा। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो भी 3d1 तो है ना। वही चीज बोल रहे हैं कि डबली और हायर चार्ज अगर तुम्हारा हो,
हायर चार्ज आयन। ओके, हायर चार्ज मतलब +2 x⁻²+2 या +2 से ज्यादा, मतलब x⁻3 x⁻4 ऐसे आयन जो हो उसमें d⁻n कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो मिलता ही तो है, देखा तो सही हमने। डन। ओके, हाँ। A general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as effective nuclear charge increase because one d electron does not shield another electron from the influence of nuclear charge because of the d orbitals differ in the direction। क्या बोल रहे हैं? जनरल ट्रेंड जो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो वो एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने पहले ही बात की ना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो उसकी वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से तो ज्यादा ही होगी। क्यों? वो अभी ये केस देखा ना कि ये 21 के बीच में फोर्स था। ओके, और अभी फर्स्ट आयनाइजेशन ये क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस था, उस केस में निकालना तो थोड़ा भी इजी था, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं, तो अब तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट से सेकंड क्या होगी? ज्यादा ही होगी। डन। ओके, तो वैसे ही अगर तुम ये तो एस में से निकाल रहे हो लेकिन डी में से निकालोगे तो भी वैसा ही होगा। ओके, मतलब वहां पर शील्डिंग इफेक्ट भी एक दूसरे को इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली। ये सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं ये तो मैंने समझा दिया, वो तो अंदर कंक्लूजन में आ गया, लेकिन बात क्या कर रहे हैं कि डी ऑर्बिटल है, लास्ट में हमारा 4s2 तो निकल गया, अभी 4s2 निकल गया, उसके बाद क्या निकलेगा भाई? डी में से निकलेगा। सो जो डी में से निकलेगा वो डी में से डी ऑर्बिटल कितनी है? 5 है। तो हमारा वो शेप हमने देखा था ना, dx² - y, dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz² याद आया? ओके, 5 शेप्स देखे थे हमने। ओके, तो 11th में ओके, सो d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है, d ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होता है, राइट? ओके, सो वो जो शेप है, मतलब ये जो d ऑर्बिटल है 5, वो बहुत दूर 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 है। मतलब अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3D है ना, तो यहाँ पे 3D है तो ये ऐसे है, फिर एक यहाँ ऐसे है, फिर एक यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये जो 5D ऑर्बिटल है वो बहुत एक दूसरे से क्या है? दूर दूर है। यहाँ पर भी एक है, तो ये सपोज इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे का इतना ज्यादा रिपल्शन करने वाले नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी दूर है। नजदीक होते तो कर देते, नजदीक होते तो कर देते, लेकिन ये इतना ज्यादा रिपल्शन करेंगे नहीं, तो शील्डिंग इफेक्ट की बात तो उतनी आएगी नहीं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा ही रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो वो तो इंक्रीज ही होने वाली है। डन। ओके, तो वही सेंटेंस में बोल रहे हैं। अच्छा, however the trend of steady increase in the second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe+3 respectively। हाँ, अब हम वापस आते हैं, ये सब समझ में आ गया? ओके, तो इसमें मैं शायद रब कर दूं बीच में। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई देखेंगे हम पीरियड में तो वो बढ़ती जाएगी, लेकिन क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात करने वाले हैं? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो देखो ये सब अब रब कर दे रहा हूं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, सो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलरेडी हो गई है। ओके, मतलब यहाँ पे अब क्या है? 4s1 है, यहाँ पर क्या है? 4s1, यहाँ पर क्या है? 4s1, यहाँ पर क्या है? 4s1 तो गया, तो 3d5 है। डन। ओके, यहाँ पर क्या है? 4s1, यहाँ पे क्या है? 4s1, 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 और यहाँ पे क्या है? 3d5
10 और यहाँ पे क्या है 4s डन। Yes. ओके ये ऐसा है हमारे पास। ओके नाउ अब हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। मतलब ये 1 है वो भी निकाल देंगे हम। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है 4s1 है निकल गया। इसकी कंपेयर में ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी या कम? क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है ना। ओके तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, वो तो सही है। अब इसकी कंपेयर में ये आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ स्कैंडियम कंपेयर टू दी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टिटेनियम क्या होगा? ज्यादा होगा टिटेनियम का। हाँ टिटेनियम का ज्यादा होगा। मैंने क्वेश्चन उल्टा पूछा, स्कैंडियम का क्या होगा? स्कैंडियम का कम होगा, टिटेनियम का ज्यादा होगा। डन। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एकदम अच्छे से कि क्या पूछ रहे हैं वो। ओके क्योंकि जानबूझ के ऐसा बताएंगे कि तुम्हें क्वेश्चन में ही पहले तो समझ में नहीं आएगा, उसमें ही कंफ्यूज कर दोगे, वो लोग कर देंगे। नहीं कंसेप्ट तो तुम्हें पता होगा। ओके गंध तक नहीं आने देंगे कि क्या पूछ रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे स्कैंडियम प्लस एंड स्कैंडियम प्लस 2 कहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कम होगी, नहीं यहाँ से तो तुम्हें पता चल जाएगा। स्कैंडियम प्लस मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्कैंडियम प्लस 2 मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो तो तुम बता दोगे। वो ऐसा प्लस बस लिखेगी ही नहीं, वो डायरेक्टली वर्डिंग में बोलेंगे स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या है। अभी देखो स्कैंडियम की फर्स्ट मतलब यहाँ स्कैंडियम प्लस 1 प्लस 2 कुछ बोला ही नहीं, डायरेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो। और वो भी डायरेक्ट नहीं पूछा, हमें पता है सेकंड वाली ज्यादा है, लेकिन फिर भी उल्टा करके पूछा स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी सेकंड आयनाइजेशन की एंथैल्पी से ज्यादा है, कम है, इक्वल है और से कांट से एक्सेप्शन है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और क्या क्या लिख देंगे 4 ऑप्शन में। ओके लेकिन पूछने का तरीका देखो। सबसे पहले उन्होंने Sc प्लस और Sc प्लस 2 ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोलते तो हम इजीली समझ जाते ये फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन। फिर वर्डिंग में बोला फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें भी सिंपली हमें क्या पता है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। लेकिन उन्होंने उल्टा पूछा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होती है? तो कम होती है भाई, वो ज्यादा होती है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से क्या होगी? कम होगी। ऐसे उल्टा करके पूछते हैं हर बार। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ओके वहीं पे कंसेप्ट, तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से समझे तो हो जाएगा। फिजिक्स में तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल भी गिनने होते हैं, केमिस्ट्री में तो मतलब तुम्हारे कंसेप्ट सही है ऐसे ही हो जाएंगे। ओके समझ में आ रहा है? ओके चलो हाँ तो एक्सेप्शन हम बात कर रहे थे Mn+2 और Fe+3 में, तो वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात बाद में करते हैं। अभी हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। ओके 4s1 अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये होगा। ओके अब हम वापस निकाल रहे हैं, ये निकल गया, फिर ये निकल गया, फिर ये निकल गया। अब ये तो पूरा निकल ही गया, ये तो पूरा निकल ही गया था और अब निकालना है। एक और 4 तो अब तो तुम्हारी एनर्जी एक्सपेक्टेड क्या थी? यहाँ से 4s1 से मतलब वेनेडियम से क्रोमियम में तुम जाओगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है अभी। तो क्या होगी? वेनेडियम से क्रोमियम में जाओगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। वो तो हमारे ट्रेंड से पता है, साइज कम हो रही है मतलब इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर 3d5 है और यहाँ पे 4s1 है, तो ये तो और ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज्यादा मिलेगी, उससे भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट में कम देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेबल होना था, स्टेबल है। हाँ फर्स्ट में एक्सेप्शन आ रहा था क्योंकि कम देनी पड़ रही थी, लेकिन सेकंड में हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई वेनेडियम के कंपेयर में क्रोमियम को तो ज्यादा ही देनी पड़ेगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो सोच रहे थे उससे भी ज्यादा ही देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा मतलब ट्रेंड एकदम चेंज नहीं हो गया, मतलब हम सोच रहे थे ज्यादा देनी पड़ेगी और डायरेक्टली कम देनी पड़ी, ऐसा तो हुआ नहीं। ओके वो टाइप का एक्सेप्शन नहीं है। अंडरस्टूड?
तो ऐसे हमें क्या बोला, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ना चाहिए और बढ़ ही रहा है, ज्यादा ही बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन बढ़ ही तो रहा है। अब यहाँ से हम चले गए यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर जितनी ज्यादा एनर्जी देनी क्योंकि स्टेबल था ना, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, यहाँ पर वापस उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, 3d5 भी तो है, 4s1 3d5, लेकिन अभी है, तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, 3d5 में से 3d4 करना था, लेकिन यहाँ पर तो 3d5 ऑलरेडी है, लेकिन निकलेगा कहाँ से, 4s1 में से। तो इसकी कंपेयर में यहाँ पर अभी चेंज आ गया है ना, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली तो तुम्हारी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन 4s1 में से निकलना है तो कम हो गई, समझ में आया, कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी और यहाँ पर क्या आ गया, क्या कम हो गई, यहाँ कहाँ पर, मैंगनीज में, कौन से केस में, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, डन, ओके। फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 4s1, तो इसकी कंपेयर में यहाँ पर अगेन बढ़ेगी, इसकी कंपेयर में यहाँ पर अगेन बढ़ेगी, इसकी कंपेयर में यहाँ पर अगेन बढ़ेगी। अब वापस आ जाओ यहाँ पर भी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी ही ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल था, तो यहाँ पर भी बढ़ेगी, लेकिन जिंक, ओके, यहाँ पर इतनी ज्यादा थी भाई, ये भाई साहब के पास तो ऑलरेडी 4s1 ही है, 4s1 3d10 है, तो यहाँ पर तो D में से निकालना था, यहाँ पर तो S में से निकालना है, तो उतनी ज्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि बढ़ेगी, वो बढ़ने वाली नहीं है, कम हो जाएगी, 4s1 है भाई, 3d1 की 3d10 में से 3d9 देना है, 9 करना है, उसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी कंपेयर में 4s1 का निकाल देना है, तो वो तो इजी है सर। तो ये दूसरा एक्सेप्शन, हाँ बोलो सर निकल और जिंक में जिंक की ज्यादा होनी चाहिए ना निकल से, तो हाँ वो सब और एक्सेप्शन है, वो हम बाद में बात करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज तुम्हें कॉपर और जिंक की बात करेंगे, और से क्रोमियम और जिंक की बात करेंगे, निकल और जिंक की बात करेंगे, वो तो है, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है और जनरल ट्रेंड में कौन से एक्सेप्शन है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो तुम्हें कुछ भी कंपेयर करके पूछ लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कुछ भी, और जनरली कुछ भी में क्या होगा, क्रोमियम कॉपर की कंपैरिजन जिंक से लास्ट वाले से करेंगे और फर्स्ट वाले से करेंगे, स्कैंडियम से करेंगे, डन। तो वहां आते हैं, जो भी क्वेश्चन हो, तुम जो निकल और जिंक की भी बात कर रहे हो वहां पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी जनरल में क्या एक्सेप्शन है वो हम देख रहे हैं, ओके। फिर तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, हम कंपेयर कर लेंगे, ओके। तो जनरल में क्या हुआ, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा क्रोमियम में नहीं आया, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कॉपर में भी आया नहीं, बाकी सब कुछ सेम था, मतलब एक्सपेक्टेड था। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेड है क्या, आगे इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज तो होने ही वाला है, इंक्रीज हुआ, लेकिन 4s1 में डिक्रीज हो गया, मतलब मैंगनीज में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसके पहले 3d5 में से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन अब तो 4s1 में से निकालना है तो उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं। तो पहला एक्सेप्शन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कौन था, मैंगनीज। वैसे ही दूसरा एक्सेप्शन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कौन है, जिंक। वो यहाँ नहीं गिवन है, लेकिन हमें याद रखना है, डन। अब आते हैं हम थर्ड आयनाइजेशन, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो 4s2 में से बन गया 4s1, अभी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हो गई है, मतलब 4s1 भी निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या फिर, तो बचा हमारे पास 3d1, यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास बचा 3d2, ओके। फिर यहाँ पर क्या बचा, 4s1 निकल गया तो 3d3, फिर 3d5, अब 4s1 तो ऑलरेडी निकल गया था और 3d5 है तो और क्या बन गया, 3d4 बन गया। फिर यहाँ पर 4s1 जाएगा तो 3d5, अब यहाँ पर 4s1 निकल जाएगा तो 3d6, यहाँ पे 3d7, 3d8। अब देखो 4s1 पहले ही निकल गया था, अब इसमें से निकलना है मतलब 3d9 करना पड़ेगा, और यहाँ पर से तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या है, 3d10 है, डन, ओके। अब निकालते हैं वापस, चलो। अगेन हमें तो पता ही है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर में सेकंड ज्यादा होगी, सेकंड की कंपेयर में थर्ड ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ओके। अब
यहाँ पे मिल गई हमें, उसकी कंपेयर हम इससे करते हैं टिटेनियम से। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे भी सब में अब एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे फिर से, तो इसकी कंपेयर में ये ज्यादा आएगी जो एक्सपेक्टेड है। ओके, ज्यादा ही आएगी। एटॉमिक साइज भी क्या हो रही है, कम हो रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ सर अट्रैक्शन। ये स्कैंडियम को फिर से स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, फिर वो हाइड्रोजन बन जाएगा। हाँ यस, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आएगी तो स्कैंडियम आर्गन बन जाएगा। तो सर फिर तो वो स्टेबल होने के लिए बहुत जल्दी जल्दी दे देगा। हाँ यस, जल्दी जल्दी दे देगा, करेक्ट है, वो जल्दी दे देगा। ओके, वो जल्दी दे देगा, इसीलिए Sc+2 की कंपेयर में Sc+3 ही ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो दे ही देता है। ओके हाँ, सो यहाँ पे हमारी एनर्जी, अब इसकी कंपेयर में यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अब देखो सब जगह इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 3D 4 में से कम होना था और यहाँ पे 3D 5 में से कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है, 3D 5 में से। अब ये D5 मतलब हमारी वापस स्टेबल कंडीशन है, तो स्टेबल कंडीशन और ज्यादा मतलब कंटिन्यूअसली ज्यादा ही है, तो यहाँ पर और ज्यादा देनी पड़ेगी, बढ़ ही रही है, यहाँ पर भी बढ़ी 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 बढ़ी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई, बढ़ ही रही है, ट्रेंड तो वैसा ही है, बढ़नी चाहिए तो बढ़े, लेकिन और ज्यादा बढ़ जाएगी। 3D 5 है, स्टेबल है, और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, अब इसमें वापस कम हो जाएगी, हाफ इन होने के लिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो जाने की ट्राई कर रहा है, और अगेन यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर क्या हो गई, हमने जो सोचा था उससे उल्टा क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्या हो गई, कम, तो आ गया ना थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी Fe+3, एक्सेप्शन आ गया, तो ये हमारा एक्सेप्शन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। फिर वापस यहाँ से बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, और वापस यहाँ आएंगे तो देखो 9 है और यहाँ पर भी बढ़ेगी, तो बस बढ़ेगी बढ़ेगी, सब जगह वापस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, सब जगह वापस क्या हो रही है, बढ़ रही है। डन। तो हमने तीनों केस देख लिए। पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में कौन सा एक्सेप्शन थे, तो हमारा क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन थे। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तब वहां पर क्रोमियम के बाद और कॉपर के बाद वाले एक्सेप्शन थे। ओके, तो कौन है, मैंगनीज एंड जिंक। एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये मैंगनीज है और जिंक है उसके बाद वाले में, लेकिन जिंक तो लास्ट है तो उसके बाद वाला तो कुछ रहा नहीं, सो मैंगनीज के बाद वाला, मतलब देखो आगे ही बढ़ रहे हैं। पहले केस में ये थे, ओके, सेकंड केस में ये, थर्ड केस में ये, अंडरस्टूड। यहाँ भी वैसा ही है, पहले केस में ये, सेकंड केस में, थर्ड केस में कुछ था नहीं तो वो भी होता। ओके, ये यहाँ से ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कैसे बना देंगे आप कुछ भी, कि भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो कंपेयर करेंगे। अब देखो कोई भी उठा के बोल दे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वैनेडियम एंड क्रोमियम, ओके, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो तुम्हें पता ही है किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। सर मैं आपने स्कैंडियम और वैनेडियम, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैनेडियम एंड क्रोमियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैनेडियम एंड क्रोमियम किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हम सोच रहे हैं क्या कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली क्रोमियम की वैसे ही कम होगी, लेकिन वही तो एक्सेप्शन है, वो तो मैंने तो इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला क्या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब 4s1 निकालना है, वो तो इजी है, रेडी ही बैठा हुआ है, तो इसकी ज्यादा होगी। आया समझ, इसीलिए तो मैंने यही पूछा क्योंकि पहले में एक्सेप्शन कौन था, क्रोमियम एंड कॉपर, तो यही एक्सेप्शन वाला ही पूछेंगे, वो तुम्हें ऐसे नहीं पूछेंगे टिटेनियम और वैनेडियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, अरे पता ही है तुम्हें वैनेडियम की ज्यादा होगी, उसका साइज छोटा है इसलिए। एक्सेप्शन की कंपेयर करेंगे हर बार, जैसे कि कंपेयर कर दे किसकी, कॉपर है ना, सो निकल एंड कॉपर, ओके, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, हम सोचेंगे कॉपर लास्ट में आता है तो उसकी ज्यादा होगी, अरे उसकी ज्यादा नहीं होगी, वो तो 4s1 बैठा ही है कि कोई ले जाओ भाई, इसकी ज्यादा होगी। अंडरस्टूड। हमेशा जो एक्सेप्शन है उसकी ही कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, अंडरस्टूड। फिर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वहां पर भी कौन है एक्सेप्शन, मैंगनीज है, ओके, तो उसकी कंपेयर करेंगे किसके साथ, सपोज क्रोमियम के साथ, क्रोमियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्रोमियम की कौन सी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम
एंड मैंगनीज। तो भाई देखो यहाँ पर एक निकाल के अभी ये बैठा हुआ है 3d5 पे, और ये एक निकाल के बैठा हुआ है 4s1 3d5 पे। डन। तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? तो हम सोचेंगे मैंगनीज लास्ट में है, क्रोमियम के बाद आता है, एटॉमिक साइज छोटा है, उसी की होगी। उसकी नहीं है, 4s1 निकालना इजी है। ओके, तो इसकी ज्यादा होगी, मतलब हमारे क्रोमियम की ज्यादा होगी और मैंगनीज की कम होगी। हमेशा एक्सेप्शन के साथ ही किसी को एंटेंगल्ड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? हाँ, समझ में आ गया? वैसे ही थर्ड के केस में। डन। कुछ भी ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। डन। अब जो तुम पूछ रहे थे, कौन सा बोल रहे थे? निकल और जिंक की कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी? सेकंड। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में मैंगनीज एंड हमारा जिंक एक्सेप्शन है। सेकेंड आयनाइजेशन के एंथैल्पी के केस में, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में एक्सेप्शन कौन है? मैंगनीज एंड जिंक। ये तो हमें पता ही है। अब तुमने जिंक की ही कंपेयर की, ओके, तो याद है, समझ गए ना? ओके, सो निकल और जिंक की कंपेयर कर रहे हो, लेकिन एक हमें पता चल गया है, क्या एक्सेप्शन है? जिंक। ओके, सो निकल और जिंक की कंपेयर करें तो निकल है, अभी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक तो निकल गया है, तो यहां पर कौन है? 4s1, और यहां पर कौन है? 4s1 3d10। ओके, सो वैसे अगर हम देखें तो क्या होता जा रहा है? एटॉमिक ज्यादा होनी चाहिए वैसे। कैसे होना चाहिए कि भाई एटॉमिक साइज जिंक का कम है तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर है क्या? निकल 4s1 3d8, 4s1 3d8, और यहां पर क्या है? 4s1 3d10 निकालना है। किसका बताओ? किसकी एनर्जी और से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि उसको स्टेबल है, तो वो सर वो S1 भी निकालना है और दोनों में S1 में ही निकालना है। पर तो लेकिन निकल स्टेबल नहीं होगा निकालने के बाद। निकल स्टेबल नहीं होगा निकालने के उतना बाद, स्टेबल है जितना जिंक हो जाएगा। जिंक स्टेबल हो जाएगा। हाँ, पूरा स्टेबल हो जाएगा। हाँ, इसलिए जिंक जल्दी दे देगा अपना। समझ गए? ओके, अब देखो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन हुआ ना, क्यों? दोनों 4s1 में से ही तो निकालना है, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे लेकिन देखो तो सही कि यहाँ पर 3d8 बच रहा है और यहाँ पर 3d10 बच रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो वो तो जल्दी ही निकालने की ट्राई करेगा, तो यहाँ पे कम एनर्जी से भी निकल जाएगा। अंडरस्टूड? अदरवाइज वैसे हम देखें तो इसका एटॉमिक साइज कम होता है, तो वहां पर ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा एक्सेप्शन को ही पकड़ेंगे। हमेशा क्या करेंगे? एक्सेप्शन को ही पकड़ेंगे। अगर निकल के साथ जिंक था तो मैं कॉपर के साथ भी जिंक दे दे, कॉपर के साथ जिंक, ओके, तो किसकी ज्यादा होगी? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कॉपर और जिंक। ज्यादा जिंक की होगी। सोचो, कॉपर की कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, क्योंकि ऑलरेडी 3d10 है और वो 4s1 3d10 है, तो वो तो इजीली निकल जाएगा, ये वाला इजीली नहीं निकलेगा, तो कॉपर की ज्यादा। मतलब पकड़ेंगे किसको? मैंने जैसे तुम्हें सिंपली बता दिया, जो भी एक्सेप्शन है उसके साथ किसी की कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बताया, पहले केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में क्रोमियम था, तो उसकी कंपेयर किससे करेंगे? वेनेडियम से। किससे भी करे, लेकिन क्रोमियम को तो पकड़ लेंगे या कॉपर को तो पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन है। मतलब तुम सोच रहे हो कि बढ़ रही है और वहां आके कम हो जा रही थी। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो। सो ये भी हमने सेंटेंस भी पढ़ लिया है, Fe+3 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। In both the case, ions have d5 configuration. Similar breaks occurs at the corresponding element in the later transition series. तो दूसरी ट्रांजिशन सीरीज में भी ऐसा ही सब हमें देखने को मिलता है, मतलब सीरीज 2, 3 में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन हमें क्वेश्चन इसी के बेस पे आते हैं, सीरीज 1 के बेस पे। लेकिन देखना क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी में? तुम्हें सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, चलो। हाँ, सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी।
The three terms responsible for the value of ionization enthalpy are attraction of each electron towards the nucleus, मतलब force of attraction. दूसरा, repulsion between the electrons and the exchange energy. तो दूसरा टर्म क्या था? रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शील्डिंग इफेक्ट. एक था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा था शील्डिंग इफेक्ट, एंड थर्ड इज द एक्सचेंज एनर्जी. कितनी एनर्जी हम दे सकते हैं, ले सकते हैं. ओके, और एक्सचेंज एनर्जी मतलब कि एनर्जी लेवल भी, तो ये तो एक्सचेंज एनर्जी हुई, कितनी लेन देन हुई वो, लेकिन एनर्जी लेवल की भी हम बात करते हैं. एनर्जी लेवल मतलब से 3D है और 4s है, तो 4s की एनर्जी कम है, इसलिए तो उसमें पहले चले जाते हैं और फिर 3D में जाते हैं. लेकिन जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, ओके, वो बाद में बता, अच्छा चलो बता देता हूँ, वो बाद में आएगा तो डीपली बताएंगे, नहीं तो पहले बड़ा टॉपिक था, निकाल भी दिया होगा. ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? 4s2 की एनर्जी, 4s2 और 3D, 4s एंड 3D. सो 3D की एनर्जी, 4s की एनर्जी कम है, 4s ये है, 4s की एनर्जी कम है और 3D की ज़्यादा है. इसलिए जब इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आउटबाउफ प्रिंसिपल 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन, जैसे ही फर्स्ट आयनाइजेशन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s में से चला जाएगा. 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, जैसे ही ये चला जाता है ना, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है. इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ओके, सो वो एक मार्क में पूछ लेते हैं कि एनर्जी डिफरेंस कम हो गया. एनर्जी डिफरेंस कम हो गया है मतलब क्या, अगर तुम अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हो, ओके, अगेन कम तो किसके है? 4s की ही है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो पहले था ना, वो एनर्जी डिफरेंस अब क्या हो गया है? कम. तो उसको बोलेंगे कि भाई एनर्जी डिफरेंस 3D और 4s के बीच में कब सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा कब होगा? एलिमेंटल स्टेज में ही सबसे ज्यादा होगा. अगर आयनाइजेशन हो गया है, अगर आयनाइजेशन हो गया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उनकी एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगी? और कम. वैसे ही एनर्जी डिफरेंस कम है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो एकदम कम हो जाता है. समझ में आया? पक्का? ओके, हाँ चलो. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनर्जी स्टेट. यस, exchange energy is approximately proportional to the total number of possible pairs of parallel spins in the degenerate orbitals. तो exchange energy क्या है? exchange energy वो भी proportional होती है किससे? total number of possible pairs of parallel spins. parallel spins मतलब same spin. parallel spin मतलब से 3D है, तो सारे के सारे जो लोन पेयर है, ओके, मतलब ऐसे भी ना बोलो, जैसे हमारा क्रोमियम का केस था, तो सारे के सारे पहले कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे, मतलब पॉजिटिव नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन पकड़ो, तो सारे पहले कैसे जाएंगे? नॉर्थ में. सारे नॉर्थ में फील हो गए, फिर जाके कोई साउथ वाला आएगा ऑपोजिट फील्ड में, वो आउटबाउफ और फिर क्या था? आउटबाउफ पॉली, पॉली का रूल, आउटबाउफ पॉली एंड हुन. ओके, सो वैसे ही केस में बता दिया गया है. चलो नेक्स्ट, व्हेन सेवरल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, the lowest energy state correspond to the maximum possible extent of a single occupation of orbital and parallel spins. Hund rule. Okay, मतलब क्या है कि वही हुंड का रूल क्या है कि भाई स्टेबिलिटी गेन करेंगे. मतलब क्या, जैसे उसमें था कि भाई 4s2 और 3D 4 होना चाहिए था क्रोमियम के केस में, लेकिन वो क्या हो गया? ये इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, 4s और 3D के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो 4s 1 हो गया, 2 में से 1 हो गया, और 3D 4 का क्या हो गया? 5 हो गया क्रोमियम के केस में, जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखते हैं. तो वो अकॉर्डिंग टू हुंड एंड पॉली के लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा है, वही चीज बता रहे हैं. ओके, द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज द स्टेबिलिटी. जो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी हो रही है, वो स्टेबिलिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. क्या कहना चाह रहे हैं? अगेन बता रहा हूं, वो जो अभी मैंने बताया ना एक्सचेंज एनर्जी, ये एक्सचेंज एनर्जी वही है. क्या? सबसे पहले ये क्या था? 4s, और ये क्या था? 3D. ओके, इसकी एनर्जी डाउन है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं. ठीक है, अगर आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन हो गया तो मैंने बोला ना, ये एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो गया.
अरे एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, हमने पहले ही पढ़ लिया है, 11th में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था, अगर एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, जिसके पास एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। देखा था ना, वो दो बच्चे का एग्जांपल दिया था, याद हो तो, कि एक को सिर्फ जुकाम हुआ, एक को कफ कोल्ड हुआ है और दूसरे को जुकाम हुआ है बहुत हाई, दोनों स्कूल जाते हैं, तो एक तो चल भी नहीं पाता है और मतलब वो बुखार वाला, और दूसरा वाला थोड़ा बहुत ऐसे करके जाता है, पेपर लिखता है, तो जुकाम कोल्ड कफ वाला तो थोड़ा बहुत ऐसे करके लिखता भी जाएगा, लेकिन जुकाम वाला तो शायद सो भी जाए। क्यों? वो इतना ज्यादा क्यों ऐसे एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव क्यों है? उसकी ज्यादा एनर्जी लूज हो गई है। ज्यादा एनर्जी लूज हो गई है मतलब उसके पास कम एनर्जी है। कम एनर्जी है मतलब क्या? आराम से बैठा रहेगा, स्टेबिलाइज रहेगा। ओके, और वही केस हमने वो 11th में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन के जो मतलब एनर्जी लेवल होते हैं, n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, तो n is equals to 1 की कंपेयर में सपोज n is equals to 3, एनर्जी लेवल क्या है? हायर है। n is equals to 3 में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? हायर होगी। उसकी एनर्जी हायर होगी तो वो स्टेबिलिटी की बात करें तो वो लेस स्टेबल होगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, वो भागता ही रहेगा, स्टेबल कम है। एनर्जी जितनी ज्यादा उतना स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी जितनी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। नहीं बोला था कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम, ओके, तो एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन स्टेबिलिटी कम हो रही है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था उस टाइम पे भी, मुझे उस टाइम का इसलिए याद है क्योंकि अभी मैं 11th को भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए ओके, तो सेम एग्जांपल ही देता हूँ जो तुम लोगों को दिए थे। तो सपोज हम हमारे घर पर है और फिर दूर जाते गए और सपोज जॉब करने के लिए तुम कहीं दूर चले गए या फिर मामा के घर चले गए, वहां पे फ्रीडम ज्यादा है, मतलब एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है और स्टेबिलिटी क्या है? कम। लेकिन मामा के घर से वैकेशन खत्म हुआ और वापस आना है तो हम वहां से रेज निकाल के वापस आते थे, याद है ना? n is equals to 1 2 3 4, 4 में से n is equals to 4 से तुम n is equals to 1 में वापस आ रहे हो, वही एनर्जी से वापस तो आ नहीं सकते, एनर्जी लूज करके आनी पड़ेगी। और वो एनर्जी हम कौन से फॉर्म में रिलीज करते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और से रेडिएशन के तौर पे रिलीज करते थे और वापस यहाँ आते थे। तो एनर्जी मिल रही है, जैसे ही मिलेगी तुम 1 से चले गए 4 में मतलब आगे चले गए, और जब एनर्जी लूज करोगे तो वापस 4 से आ गए। एक्साइटेड स्टेट नहीं बोलते, एक्साइटेड स्टेट, ओके, वापस वहां से एनर्जी लूज करोगे तो वापस नॉर्मल स्टेट में आ गए। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब एनर्जी कम होगी। सिंपली तुम ऐसे याद रखो, तुम्हारे अंदर आज एनर्जी कम है तो तुम्हारी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब पड़े रहोगे बेड पे, चेयर पे, क्यों? एनर्जी ही कम है, ज्यादा बोलोगे भी नहीं, ज्यादा कुछ किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करोगे, क्यों? एनर्जी कम है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एनर्जी कम होने का। ओके, अगर एनर्जी फुल है, अरे तूने कैसे ऐसे बोला, ये वो चालू हो गए, लेकिन हम झगड़ेंगे नहीं। कब? जब हमारी खुद की एनर्जी ही कम हो तो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ही, हम देखो कितने इंटेलिजेंट है, ओके, कि हमें पता है आज एनर्जी, जैसे तुमने उपवास किया, फास्ट किया, ओके, तो जनरली हम किसी के साथ झगड़ेंगे। ये भी एक रीजन था फास्टिंग का, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे बेनिफिट है फास्टिंग के, उसमें से एक रीजन बेनिफिट ये भी है, क्या? फास्टिंग करोगे ना, थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल डाउन ही रहेगा, थोड़ा बहुत एनर्जी, क्योंकि खाया नहीं है तो एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, और एनर्जी लेवल डाउन रहेगा ना तो होगा क्या? तुम्हारा मेन पर्पस है भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ, उपवास कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, तो भगवान के नाम में ज्यादा, मतलब कब भगवान के नाम में ज्यादा मन कब लगेगा? जब तुम्हारा बाहर इतना मन उछल कूद नहीं कर रहा है, तब। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल है और तुम्हें बोल दे चलो मेडिटेशन करने बैठो, अरे इतने ज्यादा एक्साइटेड है, अभी कैसे मेडिटेशन करें? जब तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो या बहुत ज्यादा खुश हो और कोई तुम्हें बोल दे आराम से बैठो, एक भी वर्ड बोले बिना, तो तुम बैठ नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में और तुम्हें बोले चलो बैठ जाओ आराम से, तो तुम बैठ जाओगे, ओके। लेकिन एक्साइटेड हो, तुम्हारा सपोज रिजल्ट आने वाला है, तुम ऑलरेडी एक्साइटेड हो, ओके, या तुम कुछ मूवी देख के आ गए, एक्साइटेड हो, या मूवी देखने जाने वाले हो, एक्साइटेड हो, तब कोई तुम बोले आराम से बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, कुछ बोलना मत, आंखें बंद रखो, कुछ सुनना मत। ये क्या बोल रहे हो? नहीं, हम ये जा रहे हैं भाई, अभी नहीं, ओके, समझ में आया? ओके, तो वही स्टेट होता है ये, मतलब ये तो बाहर की बात है। क्या? एनर्जी कम हो तो ये बेनिफिट है एनर्जी कम का, क्या? स्टेबिलिटी ज्यादा होती। डन? ओके, चलो, हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। Mn plus has as the stability increase, the ionization
becomes more difficult. भाई स्टेबिलिटी तो पता ही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, there is no loss of exchange of energy at D6 configuration. Manganese plus has D3D5 4s1 configuration and configuration of Cr plus is D5. Therefore ionization enthalpy of, देखो कहाँ कंपेयर, अब देखो ये सब लिखा हुआ है लेकिन शॉर्ट में पूछ क्या रहे हैं वो समझ लो. वो क्या पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हो उसको कंपेयर कर दो. देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई Mn प्लस मतलब मैंगनीज प्लस की बात कर रहे हैं और दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, Cr प्लस की बात कर रहे हैं. डन, ये दोनों की बात कर रहे हैं. अब ये दोनों की बात कर रहे हैं. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पहले इनके लिख लो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर करना. तो Mn प्लस मतलब Mn की क्या होती है 4s2 3d5, लेकिन Mn प्लस की क्या होगी 4s1 3d5 ये होगी. ओके, क्रोमियम प्लस, तो क्रोमियम की क्या है 4s1 3d5, लेकिन क्रोमियम प्लस की क्या होगी डायरेक्टली 3d5. ये हो गया. अब तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो, मतलब कौन सी हो गई है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी हो गई है. फर्स्ट तो हो गई है ना, अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो तुम यहाँ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से ही देख लो कहाँ से क्या हो रहा है. क्रोमियम और मैंगनीज, वैसे एटॉमिक रेडियस किसकी कम है, मैंगनीज की. ओके, और हमने देखा है सेकंड केस में वो एक्सेप्शन है. ओके, मतलब हम सोच रहे थे उसकी कम है लेकिन उसकी कम नहीं है, उसकी ज्यादा है. यहाँ से भी देखने को मिलता है ये 3d5 है और ये 4s1 है, इजीली चला जाएगा वो इजीली चला जाएगा. तो इसको ज्यादा देनी पड़ेगी तो क्रोमियम की ज्यादा आएगी. सिंपल. ये लंबा चौड़ा पढ़ने से भी एमसीक्यू ही सॉल्व करना है और ये करके भी एमसीक्यू ही सॉल्व करना है. डन. ओके, सो Cr plus, therefore ionization enthalpy of Mn plus is lower than the Cr plus. Done. ओके, लोअर पूछा है हाँ, तो क्रोमियम का ज्यादा. ओके, इन द सेम वे Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन. अभी देखो दूसरा एग्जांपल, क्या Fe+2 और कौन है Mn+2. ऑलरेडी +2 है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे. तो पहले +2 है उसका लिख लो, लिखा हुआ बताया ये Fe+2 का क्या है D6 है 3d6 और Mn+2 का क्या है 3d5. पता ही है ना भाई. देखो कंपेयर हर बार कहाँ कर रहे हैं, दो हो गए हैं. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमारा एक्सेप्शन पता ही है Fe है. मतलब जो हम सोच रहे थे कि कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगी, इसकी बढ़ेगी नहीं, कम होगी. ओके, तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं 3d6 है और 3d5 है, ये स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे आएगा. भले ही Fe बाद में है, एटॉमिक साइज छोटी हम मानते हैं, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसकी कम है, Fe कम. देखो हर बार जो एग्जांपल दे रहे मैंने बोला ना, किसको लाएंगे, जो एक्सेप्शन है उसको लाएंगे. यहाँ पर Fe+ की और Mn+ की बात क्यों नहीं की, Fe+ और Mn+ की बात क्यों नहीं की, क्योंकि Fe+2 एक्सेप्शन है, Fe+ एक्सेप्शन नहीं है. प्लस में तो हमारा कौन एक्सेप्शन है, Mn+ एक्सेप्शन है और Zn+ एक्सेप्शन है. डन. ओके, हाँ. So in other words, we can say that the third ionization enthalpy of Fe is lower than, हाँ ठीक है चलो, the lowest, हाँ हो गया है. अच्छा हाँ, so the lowest common oxidation state of this metal is +2. हाँ याद रखो, मैंने जैसे पहले बताया सबका ही कॉमन कौन सा है, लोवेस्ट. हाँ, वो कौन सा है +2, मतलब +2 तो सबको ही कर देता है, +2 सबको ही कर देता है, लोवेस्ट. और उसमें भी स्कैंडियम क्या है, एक्सेप्शन है, वो +2 भी नहीं +3, एक ही तो एक्स्ट्रा है. ये 3D वाला भी ले जाना भाई, एक रख के मैं क्या करूँ, दो ले ही लिए है तो अभी एक का क्या करूँ, ये भी ले जा तू, ऐसे. तो वो +3 दे देता है, बाकी सबको ही क्या दे देते हैं +2. ओके, to form the M+2 ions from the gaseous atom. The sum of the first and second ionization enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization. Okay, वो तो ठीक है. क्या ये जितना भी ionization enthalpy की हम बात कर रहे हैं वो कब होगा भाई, जब एटोमाइजेशन एंथैल्पी रीच हो जाएगी तब. सॉलिड है लिक्विड बनेगा, लिक्विड है गैस बनेगा, गैस है और एनर्जी देते जाओगे, तब जाके एटॉम मॉलिक्यूल एटॉम में कन्वर्ट होगा. और एटॉम में कन्वर्ट होने के बाद भी अगर तुम एनर्जी देते जा रहे हो तब जाके वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब आयन बनेगा. तो आयन बनने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है
उससे पहले तो हमें कौन सी एनर्जी देनी है, एटोमाइजेशन एनर्जी देनी है, तो वो उसका सम होता है, ऐसे बोला है। ओके चलो, the dominant term is the second ionization enthalpy which shows unusual high values for chromium and copper where M plus ions have D5 and D10 configurations respectively. The value for zinc is correspondingly as low as the ionization causes the removal of 4s. ये सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है। The trend in the third ionization enthalpy is not complicated by the 4s orbital factor. वहां है ही नहीं तो कैसे करेगा। ओके, shows the greater difficulty of removing an electron from Mn+2 and Zn+2 ion क्योंकि D5 और D10 है, करेक्ट। In general, the third ionization enthalpies are quite high. Also, high values for third ionization enthalpy of copper, nickel and zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these element। मतलब कि अभी हम नेक्स्ट थियरी में पढ़ेंगे क्या कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जनरली +1 +2 वही है और ज्यादा जाते नहीं है। मैंगनीज तक ज्यादा जाते हैं, ये लोग ज्यादा जाते नहीं है, क्योंकि जाएंगे कब, उनके पास तो पेयर वाले ही इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग कौन करेगा, जो अनपेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d5 है तो एक 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 ऐसे होंगे, तो वो वहां पर एक 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 बाकी आ जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो वो कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी पेयरिंग में ही है। सपोज तुम कॉपर की बात करो तो कितने सारे पेयरिंग में है, कॉपर 4s1 3d10, तो 3d10 भाई पूरे पांचों के पांचों पैर में ही है, तो कोई आएगा तो कहां जाएगा, 4s के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है वहां चला जाएगा, तो वो 4s1 देता है। और कॉपर मतलब +1 देता है और से +2 भी देता है, वो सब हम नेक्स्ट थियरी में पढ़ने ही वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, कॉपर निकल एंड जिंक, कॉपर निकल एंड जिंक की अगर बात करें तो वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा देते नहीं है, +1 +2 दैट्स इट। ओके, और ज्यादा देंगे नहीं, वो वहां नेक्स्ट में हम समझने ही वाले हैं। और यहाँ पे यहाँ की रिस्पेक्ट में समझे तो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की कंपेयर में सेकंड ज्यादा होती है, सेकंड की कंपेयर में थर्ड ज्यादा होती है, और थर्ड में भी अगर एकदम लास्ट में चले गए तो ज्यादा ही होगी। ओके, वो बोल रहे हैं। Although ionization enthalpies give some guidance concerning the relative stabilities of the oxidation state, this problem is very complex and not amenable to ready generalization। तो oxidation state हम next theory में पढ़ने ही वाले हैं। कहाँ गया भाई, कंटिन्यूएशन में तो नहीं है ना, हाँ ओके, कहाँ पहुंचे हम, सर ये क्या एमिनेबल, हाँ यस, मतलब वहीं पे पहुंच गए, खत्म हो गए। ओके, सो इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रेडी नॉट दैट मच जनरलाइजेशन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो जनरल सेंस में सोच रहे हैं उतना जनरल नहीं है। जनरल सेंस में तो हमने क्या बोला, +2 सब कोई कर देगा, क्योंकि 4s2 हो जा रहा है, 4s2 के निकाल दिए तो +2 हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला वो +2, लेकिन स्कैंडियम उसमें भी एक्सेप्शन है, एक और ले जा तो वो स्कैंडियम +3 हो जाएगा। और लास्ट में हमने ये देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ज्यादा ही होती है, वह भी अभी अगर तुम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी अगर पीरियड में लास्ट वाले गिन रहे हो, ओके, सो जो हमारा कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, ओके, वो लोग है, तो वो लोग की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे भी एटॉमिक साइज कम है, तो नीचे जाओगे और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत टफ है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज्यादा टफ है, इसीलिए तो वो लोग ज्यादा कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते नहीं है, +1 +2 +3 मैक्स, ओके, उससे ज्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन ये आगे वाले मैंगनीज से आगे स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम वो सब जाएंगे, क्रोमियम, मैंगनीज +2 +3 +4 +5 जाएंगे। ओके, वो हम देखेंगे कहां तक जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाली थियरी में, लेकिन ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि उनका क्यों हाई है। डन, पूरा डिटेल्ड में समझ में आ गया। एमसीक्यू ही बनेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन कैसे कंपेयर करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझो, वहां से ही पता चल जाएगा। डन, ओके, सो हमने अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस किया पूरा का पूरा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तुम्हें स्कूल जाने में लेट हो रहा है, तो हमें जो वहां पे कंपेयर करना था, कौन सा टेबल था वो, ये वाला, ओके, ये वाले टेबल में जो ये कंपेयर करना था आयनाइजेशन एंथैल्पी का, दैट वी विल डू टुमारो। सर मेरे साथ साथ कंपेयर कर
अच्छा ओके सो हमें सिर्फ देखना ही है। हमने ये जो आज हमने समझा कि भाई कॉपर क्रोमियम पहले केस में एक्सेप्शन है, दूसरे केस में नेक्स्ट वाला एक्सेप्शन है, मतलब क्या मैंगनीज और से जिंक, और थर्ड वाले केस में मैंगनीज के बाद वाला आयन एक्सेप्शन है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। वही यहाँ पर हमें सिर्फ चेक करना है। हमने थियरिटिकल समझा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है वो हम देख लेंगे। डन ओके ठीक है बस हाँ बाय। सर मेरे में क्यों ऐसा? और वो बीच के दो पैराग्राफ ही नहीं है। अच्छा